Hello students, today I am going to start first lecture on motion for class 9. See, in the previous section we have seen that about motion, the study of मोशन और रेस्ट. अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. सी, इन मोशन we have divided into two part. First one is kinematics. We have seen kinematics, and the second one is dynamics. Kinematics में क्या होता है? We only deal about the time. We only account for time and no factor of cause. No cause or no factor of motion. मतलब ये हुआ कि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कितने समय में पोजीशन कितना चेंज हुआ. व्हाट इज द पोजीशन इन व्हाट टाइम, दैट इज रीड इन काइनेमेटिक्स. वी डू नॉट स्टडी द कॉज ऑफ द मोशन, दैट मींस हाउ मोशन हैज बीन क्रिएटेड. वी डू नॉट स्टडी इन काइनेमेटिक्स. तो हम लोग उसके बारे में किसमें पढ़ते हैं? डायनेमिक्स. इन द डायनेमिक्स, टाइम एंड कॉज ऑफ मोशन. डायनेमिक्स में कॉज और मोशन हम लोग दोनों पढ़ते हैं. और नाउ रेस्ट, द स्टडी ऑफ रेस्ट. यू हैव सीन द स्टडी ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उसे हम लोग स्टैटिक कंडीशन में पढ़ते हैं. वी हैव आल्सो सीन दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में तब रहेगा व्हेन इक्विलिब्रियम फोर्सेस आर अप्लाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस? नाउ सी, सपोज कि अगर कोई बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और उस पे 5 न्यूटन फोर्स इधर रखा हुआ है, लगा हुआ है, और 5 न्यूटन फोर्स इधर, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन. तो इस बॉक्स पर टोटल फोर्स कितने काम करेंगे? नेट फोर्स इज ऑलवेज 0. इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा. देन स्टडी ऑफ सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक्स. Okay, now we will see that how we describe the motion of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? Now see, suppose that in a plane, or suppose that in a bus, two passenger 1 and passenger 2 are sitting and the bus is moving. Suppose another person, suppose P3 is standing outside the bus. Now see, if the bus is moving with 30 km per hour, then passenger 1 and passenger 2 are also moving with the same speed, but as person 3 outside the bus is not moving. Now see, if we compare the distance of these two passengers with respect to P3, अगर इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग P3 से कंपेयर करें, then the distance between P1 and P3 or P2 and P3 are changing. Then we can say that P1 and P2 are in motion with respect to P3, or P3 is in motion with respect to P1 and P2. Therefore, we can say when we say that an object is in motion, when the position of an object changes, then we say that the object is in motion. And जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगा, जिसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होगा, उसे हम लोग बोल देते हैं वो मोशन में है. नाउ सपोज दैट इफ वी कंपेयर P1 and P2, P1 और and P2 are at rest with respect to each other. अगर बस चल रही है, P1 और P2 अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो क्या होगा? Both of them are at rest with respect to each other. ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है. क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. जिसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होगा, जिससे आपका डिस्टेंस चेंज होगा, आप उसके लिए और वो ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में है, नहीं तो नहीं होगा. क्लियर? मोशन, we have also seen that motion, rest and motion are relative.
Why do we say so? Because when we describe rest or motion, we have to specify the position with respect to other object. जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ता है. Therefore we say that rest and motion are relative. Okay. Now see, it is said that everything in this universe is in motion. दुनिया में नेचर में जितने भी चीज है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज है, वो सारे के सारे मोशन में है. अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, sun is moving around the galaxy. Okay, everything is in motion. But see, earth is moving around the sun, but we do not observe. Earth sun के चारों ओर मूव कर रही है, but we do not observe it. Why? Because we are also moving with the earth around the sun. sun के चारों ओर हम लोग भी earth के साथ साथ मूव कर रहे हैं. Now see, if we talk about the position of an object, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हैं, then how we explain the position of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को, that means कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, what is the position of an object, we need to specify the direction, a particular direction. That direction is known as frame of reference. Now see, suppose that आपने देखा होगा कि अगर कोई हवाई जहाज कहीं पे उड़ रही है, तो रेडार में क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ. दिस नॉर्थ साउथ इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देन व्हाट वी से दैट व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स to indicate the position of an object. Now suppose that in geography chapter में आपने पढ़ा होगा altitude, longitude. What are these things? These are an example of frame of reference. किसी भी चीज के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ए पर्टिकुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग उसके अप, डाउन, हाइट, डेप्थ, इन सभी चीजों को इंडिकेट करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं. उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंडिकेट करने के लिए नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन फिजिक्स दैट a system of x, y, z coordinate, a system of x, y and z coordinate is used to detect the position. Suppose that an object is here, then how we will indicate the position of an object? हम कैसे इसको indicate करेंगे? Now suppose 6 unit in x-axis, 6 unit in x-axis or 7 unit in y-axis here and 10 unit in z-axis. See, this type, in this way we represent the position of an object. Now see, suppose that कि अगर कोई object यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो how we will indicate the position? Now see, suppose we need the coordinate of system x-axis, y-axis, z-axis. Now see, if we want to indicate, then in x-axis 5 centimeter, in z-axis 2 centimeter और in y-axis 7 centimeter. In this way, इस तरह से इसके लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, टू, फ्रो, इस तरह से इसके पोजीशन को इंडिकेट करते हैं. इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और जिस जगह से सपोज दैट हम इस सिस्टम में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोजीशन मेजर करते हैं, तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट इज कॉल्ड origin of reference or reference point. Reference point. इस पॉइंट को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट एंड दिस सिस्टम इज नोन एज रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ सी, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, motion of an object is divided into 3 parts.
one dimensional or linear motion. First is one dimensional. One dimensional. Here, one dimensional or 1D. Okay, see. Okay, now on the basis of frame of reference, the motion of an object is divided into three parts: one dimensional, two dimensional, and three dimensional. See, what is one dimensional? One dimensional. One dimensional motion or 1D motion. What is in this? See, only one coordinate is required to specify the position of an object. ओके, पोजीशन और मोशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, आइदर एक्स एक्सिस, या तो वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो ना। सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा? ओनली वाई एक्सिस वी विल रिक्वायर। इस तरह के मोशन को हम लोग बोल देंगे वन डायमेंशनल मोशन। ए ट्रेन इज मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ट्रेन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम क्या बोल देंगे? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। नाउ सी, इसे वन डायमेंशनल मोशन इज आल्सो नोन एज लीनियर मोशन। दिस इज आल्सो नोन एज लीनियर मोशन। दैट मींस मोशन ऑन ए लाइन, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन on a straight line. Okay, now the second one is motion in two dimensional or two dimensional motion. See, two dimensional motion or 2D. What happened in this system? The two coordinates are required to specify the position or motion। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू डायमेंशनल, दैट मींस आइदर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, इस तरह से दो डायमेंशनल का जरूरत पड़ता है। दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन दैट इज आल्सो नोन एज मोशन ऑन सरफेस। मोशन ऑन ए सरफेस, मोशन ऑन ए सरफेस। ओके, मोशन ऑन ए सरफेस। Take example that movement of an ant. Now suppose that कि अगर सरफेस पे अगर कोई एंट मूव कर रही है, ये एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई जेड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नॉट इन जेड एक्सिस। क्लियर? किसी सरफेस पे मूव करने के लिए, क्योंकि कोई भी सरफेस दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ होता है। थिंक अबाउट दैट दिस सरफेस इज मेड अप ऑफ वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इस तरह की सरफेस पे जब मोशन होती है उसे हम लोग बोल देते हैं टू डायमेंशनल मोशन और मोशन ऑन ए सरफेस। अर्थ सरफेस पे होने वाले जितने भी मोशन है अर्थ सरफेस के ऊपर, उन सभी को हम टू डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। अगर वो अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव कर रहा हो तो। नेक्स्ट वन इज थ्री डायमेंशनल मोशन। सी व्हाट इज डन इन थ्री डायमेंशनल मोशन? That is also known as motion in space. Motion in space. Here, all the three dimensions or coordinates, all the three dimension or coordinates are required to specify
द मोशन और द पोजीशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, उसे हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्पेस। नाउ थिंक दैट एग्जांपल, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। अगर कोई बर्ड स्काई में मूव कर रही है तो ये बर्ड आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ मूव कर सकती है। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हर तरफ मूव कर सकती है। तो इसे हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ओके।